हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी 69 और 70वीं एग्जाम, और इसमें निबंध जो 300 अंक का, और इसमें 3 खंड है। आप जान ही रहे हैं 3 खंड हैं। खंड क, और 3 खंडों में है। खंड क है, खंड ख और खंड ग। ये 3 खंडों में है। और ये भी ज्ञात है कि 68 में किस तरह से निबंध पूछे गए और किस तरह की स्थितियां रही, हम सब जानते हैं इसके बारे में। और ये वेल नोन है कि ये खंड ग लोकोक्ति से संबंधित जो 100 अंक का है। और ये दोनों जो विषय है वो दार्शनिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विषय इससे संबंधित है। यानी कह सकते हैं कि ये कुछ विशेष अर्थ या भाव या संदर्भ को व्यक्त करता है। और आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि 300 में कम से कम 60% अंक, यानी 180 प्लस अंक किस तरह से प्राप्त करें, ये कोशिश होनी चाहिए। 180 प्लस अंक कैसे मिले, क्योंकि यही डिसाइड करेगा सफलता को। यानी सक्सेस को और रैंक को, दोनों को कौन डिसाइड करेगा। बिहार पीसीएस में एक तो स्टैट का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही है, और निबंध का पोर्शन, यही दोनों पोर्शन, यही दोनों अंग जो है वो डिसाइड करने वाला है रैंक को भी और सिलेक्शन को भी। तो हम लोग क्रम से एक एक चीजों को पढ़ेंगे। लोकोक्तियों में आप जानते हैं कि हमने रखा है कि कम से कम 16 क्लास लिया जाएगा, 4 टेस्ट और डिस्कशन क्लास रखेंगे। टेस्ट लिया जाएगा और उसका डिस्कशन क्लास, यानी 20 क्लास, 20 क्लास हम लोग रखेंगे इस पर। और इसमें 16 क्लास में कम से कम 800 शब्दों में, 800 शब्दों में कई निबंध लिखवाए जाएंगे, यानी कई लोकोक्तियों को लिखवाया जाएगा। यहाँ पर लिखवाएंगे हम 800 शब्दों में। और इसी के साथ करीब 300 प्लस लोकोक्ति का अर्थ बताया जाएगा। 300 लोकोक्तियों का अर्थ हम बताएंगे यहाँ कक्षा में। और कम से कम 500 प्लस लोकोक्ति की सूची दी जाएगी, सूची देंगे, और विथ मीनिंग, अर्थ के साथ। यानी आपको संवाद है इसकी तरफ से जो मिलेगा 500 प्लस, 500 से अधिक लोकोक्तियों की सूची और उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ। और 500 में से 300 लोकोक्तियों के बारे में हम समझाएंगे यहाँ कक्षा में। और कम से कम इसमें 50 शब्द लिखवाएंगे भी 300 लोकोक्तियों को, कि आप कैसे शुरू करें, क्या क्या लिखें, इसको कैसे समझें। और ये जो 50 शब्द होगा, 100 शब्द जो हम लिखवाएंगे, उसके आधार पर आप लिख के दिखा सकते हैं। यानी हम लोग जो लोकोक्ति में जो संवाद है, इसका जो प्लान है, पहला कि 300 प्लस लोकोक्ति, इसको हम क्लास में इसका अर्थ बताएंगे, इस पे 100 शब्द लिखवाएंगे। 100 शब्द हम स्वयं लिखवाएंगे, इसको लिखवाया जाएगा।
अब ये जो लिखवाया जाएगा इसमें से आप करेंगे क्या कि आप स्वयं 100 शब्द हमने लिखवाया तो कम से कम 300 शब्द आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस करके लिख के आप दिखा सकते हैं। अगर हमने 300 लोकोक्तियों का अर्थ लिखवाया और 100 शब्द उसके बारे में भी लिखवाया, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम आप 50 की प्रैक्टिस तो कर ही लें। 50 प्लस की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि हमने लिखवा दिया है 100 शब्द, उसी को बढ़ा करके 200-300 शब्द आपको 50 की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम यहाँ 16 क्लास भी ले रहे हैं और इस क्लास में करीब 800 शब्दों में लिखवाएंगे। एक तो पूरा लिखवाएंगे और 300 के करीब कैसा लिखवाएंगे, 100 शब्दों का, है ना। और उसमें से कुछ जो थोड़े ज़्यादा कठिन होंगे तो उनको हम 800 शब्दों में लिखवाएंगे, यानी कंप्लीट लिखवाएंगे। और इस जो कंप्लीट लिखवाएंगे ये एक आधार बनेगा, यानी एक आदर्श उत्तर इसको समझ सकते हैं, मॉडल आंसर समझ सकते हैं। तो ये रहेगा आपके पास, ये प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा जो आप लिख के दिखा सकते हैं। और तीसरा, हम लोकोक्तियों में करीब 500 प्लस लोकोक्तियों की सूची देंगे, प्लस इसका अर्थ भी ये दिया जाएगा, ये नोट्स के रूप में। चौथा जो यहाँ मिलेगा, 500 प्लस उदाहरण भी मिलेंगे। उदाहरण ये कविता का हो सकता है, किसी दर्शन का हो सकता है, किसी चिंतक का हो सकता है, यानी गद्य और पद्य दोनों में जो उदाहरण है वो दिया जाएगा। ये उदाहरण किस लिए, क्योंकि आप उसका निबंध में यूज कर, यानी जो उदाहरण है, जो कविता के रूप में या गद्य के रूप में जो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग लोगों का, गांधी का स्टेटमेंट, लिंकन का स्टेटमेंट, नित्से का, यानी अलग अलग जो विधाओं के जो लोग हैं, पॉलिटिकल थिंकर का, सोशल थिंकर का, तो ये जो उदाहरण होगा ये दिया जाएगा और ये प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। पांचवी बात, कुछ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो रीडिंग मटेरियल के रूप में काम करेंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। छठी बात, 4 टेस्ट, जो कंप्लीट टेस्ट है लोकोक्ति का, ये लिया जाएगा। इसकी कॉपी चेक की जाएगी और फिर इस पे डिस्कशन किया जाएगा कि कहाँ पर गलती हो गई, डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन क्लास भी 4 अलग से, जो आप टेस्ट देंगे उस पर। और इसके साथ साथ आप क्लास में तो आप इसकी प्रैक्टिस करके दिखा ही सकते हैं, वो तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। आप जितना फ़ायदा ले सकें उतना फ़ायदा लेंगे। कोई विद्यार्थी टेस्ट नहीं लिखेगा तो घाटा उसको होगा नहीं, और जो लिखेगा उसको फ़ायदा होगा। तो आप लिख करके दिखा सकते हैं। तो ये सब मामला होगा लोकोक्तियों में, जो हम लोग क्लास लेंगे उसके आधार पर। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। और इसी तरह से लोकोक्तियों के अलावा जो खंड क, उसको भी देख लीजिए। जो खंड क और खंड ख, इसमें जो निबंध पूछे जाएंगे, इस पर भी कुछ बेसिक क्लास और कुछ एडवांस क्लास। बेसिक क्लास का मतलब कि निबंध के जो बेसिक टॉपिक हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा और उसकी प्रैक्टिस, उसको समझाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निबंध सबसे कठिन विधा है। तो कठिन विधा है तो कैसे लिखें इसको। और ये बेसिक क्लास का मतलब है कि जो यूपीएससी में जो जनरल हिंदी की जो हिंदी में जो निबंध पूछे जाते हैं या यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं जो निबंध, आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में भी 3 निबंध पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक होते हैं वो बेसिक टॉपिक होते हैं। तो ये जो बेसिक या एमपी में जो पूछे जाते हैं, राजस्थान में पूछे जाते हैं,
तो ये जो बेसिक चीजें इस पर आधारित कुछ क्लास होगी। और एडवांस क्लास का मतलब जो यूपीएससी मेन एग्जाम में जो निबंध का पेपर होता है, आप जानते हैं कि 2 खंडों में होता है, 100-100 अंक के होते हैं। इसमें थोड़े से कठिन रहते हैं, ये थोड़े कठिन रहते हैं और थोड़े सुक्ति प्रधान रहते हैं, या कहिए चिंतन प्रधान होते हैं, यानी कहिए कि ये व्यंजना में होते हैं जिसके कई सारे अर्थ निहित होते हैं। तो ये वाले कुछ एडवांस क्लास भी होंगे, यानी बेसिक क्लास और एडवांस क्लास, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जनरल जो निबंध जो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है वैसे निबंध, या यूपीएससी में जो जनरल हिंदी में निबंध पूछे जाते हैं, या एमपी में पूछे जाते हैं, तो ऐसे निबंध फिर एडवांस में नहीं, इसमें थोड़ा कठिन रहते हैं निबंध। और ऐसे ही निबंध जो है वो बिहार पीसीएस पूछ रहा है, यानी बीपीएससी उसी तरह के निबंधों को पूछ रहा है जिस तरह से यूपीएससी पूछता है अपने खंड क और खंड ख में। तो ये क्लास अलग से होगी खंड क और खंड ख की, और इसमें कुछ बेसिक क्लास और कुछ एडवांस क्लास, और फिर इसमें भी टेस्ट, फिर टेस्ट का डिस्कशन, और इसमें भी स्टडी मटेरियल। और ये क्लासेस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों। जहां तक 69 की बात है, 69 ये एग्जाम है, इस एग्जाम में चूंकि जनवरी फर्स्ट वीक में है, जैन फर्स्ट वीक में है, तो फर्स्ट वीक में है तो संभव नहीं है कि तीनों खंडों को पढ़ा दिया जाए। तो खंड क और खंड ख के लिए ऑनलाइन दिया जा सकता है, और लोकोक्तियों की क्लास अभी 69 में कर दी जाएगी। लेकिन जिनका 70वीं देना है, या यूपीएससी 2024 देना है, तो 70वीं बीपीएससी या यूपीएससी 2024 वाले ये क्लास ऑफलाइन पूरी तरह से कर सकते हैं, यानी कम से कम 4 माह ये मिनिमम लगेगा, मिनिमम 4 माह की तैयारी निबंध की है, क्योंकि 300 अंक का है और ठीक एक ऑप्शनल की तरह। तो 2-4-10 दिन में तैयारी संभव नहीं, यानी इसमें कम से कम कितना लगेगा समय, 4 माह लगेगा। जैसे ऑप्शनल में लगता था 4 या 5 माह, तो इसी तरह की तैयारी होगी निबंधों की। ठीक है, तो एक समय लगेगा। तो हम लोग अब शुरू करेंगे पढ़ना लोकोक्ति को। सबसे पहले समझेंगे कि लोकोक्ति होता क्या है, लोकोक्तियों से पढ़ना शुरू करेंगे। लोकोक्ति का सरल अर्थ है लोकोक्ति। उक्ति मतलब कथन, मतलब स्टेटमेंट। लोकोक्ति का मतलब क्या हुआ, लोक कथन। उक्ति मतलब स्टेटमेंट। और ये जो लोकोक्ति पूछी जाएगी आपसे, ये कहां से पूछा जाएगा, पहले ये समझ लें कि प्रश्न कहां से होगा, फिर हम लोग समझेंगे कि लोकोक्ति आखिर होता क्या है, कहां से लिए जाएंगे। तो बिहार पीसीएस में आप जानते हैं कि 3 अलग-अलग भाषाएं हमारी हैं। भोजपुरी, दूसरा मगही, तीसरा मैथिली। ये 3 बोलियां जो भाषा के रूप में, यानी ये जो भाषा है और इससे संबंधित जो पुस्तकें, उन्हीं में से लोकोक्तियां रहती हैं, यानी क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो इससे संबंधित जो पुस्तकें, इससे संबंधित जो सूची है लोकोक्ति की, प्रश्न का कोश यहीं से होगा, यानी प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, भोजपुरी, मगही और मैथिली से संबंधित। जैसे उदाहरण के लिए कि विद्यापति की कुछ रचनाएं होंगी जो लोक जीवन में होंगी। मैला आंचल एक रचना है जो बिहार की पृष्ठभूमि पर लिखी गई।
रेणु ने लिखा है, बहुत सारी लोकोक्तियां उसमें। नागार्जुन ने लिखा है, नागार्जुन की कई सारी रचनाएं हैं जहां से वो लोकोक्तियां ले सकते हैं। नागार्जुन की रचनाएं, कई रचनाएं भिखारी ठाकुर की हैं। आखिर वो प्रश्न कहाँ से लेंगे, भिखारी ठाकुर की रचनाएं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जहां की रचनाओं में लोकोक्तियां हैं, उस रचनाओं में, तो वहां से लिया जा सकता है लोकोक्तियों को। दूसरा, अलग से सूची भी मिलती लोकोक्तियों, जो जनजीवन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सब सूची कहाँ से लेंगे, बीपीएससी वाले कहाँ से लेंगे लोकोक्तियों को? इन्हीं से, भोजपुरी से, मगही से, मैथिली से, अंगिका से भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन, भोजपुरी, मगही और मैथिली, उनको चार प्रश्न पूछना है लोकोक्तियों में। चार प्रश्न पूछेंगे, तो चार प्रश्नों में लिखना कितना है, एक पर लिखना है, इसलिए विकल्प है हमारे पास। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली की जितनी लोकोक्तियां हैं, कम से कम हम लोग आपको 500 लोकोक्तियों की सूची दे ही रहे हैं। इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें 300 प्लस हम स्वयं चर्चा करेंगे। ये होगा लोकोक्तियों का। अब ये कॉपी कौन चेक करेंगे, कॉपी चेक कौन करेंगे? तो कॉपी चेक करने वालों में एक तो हिंदी से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो सेवा में हैं या जो सेवानिवृत्त। इसकी कॉपी कौन चेक करेंगे निबंध की? इसकी कॉपी मैथ वाले चेक नहीं करेंगे, है ना? इसकी कॉपी ज्योग्राफी वाले नहीं करेंगे। ये कॉपी कौन चेक करेंगे? हिंदी से जुड़े हुए जो सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हैं। दूसरा, कोई पत्रकार, जो वेल नोन पत्रकार हो, जो जानता हो, जो कई सारी विधाओं को समझता हो, तो ये लोग चेक करेंगे, यानी कॉपी इन्हीं लोगों से चेक कराई जाएगी। तो आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है? जो सावधानी बरतनी है, यानी अच्छे अंक के लिए करना क्या है? सबसे पहली बात कि वर्तनी, यानी वर्तनी की शुद्धता। अच्छे अंक के लिए आपको क्या क्या करना है? वर्तनी की शुद्धता, यानी जो आप सोचते हैं कि हमको 60% से अधिक अंक मिले या 180 प्लस मिले, तो आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले क्या सोचना है? वर्तनी की शुद्धता। वर्तनी की शुद्धता का मतलब है कि आप कम से कम 800 इंटू 3, यानी 2400 शब्द लिखते हैं। ये 3 घंटे में लिखना है। 3 निबंध है, 3 घंटे में लिखना है। यानी कितना भी कम लिखेंगे तो 2100 प्लस तो लिखना ही है, आप 2100 शब्द लिखना ही। तो इसमें एक तो वर्तनी की शुद्धता, और इसके लिए करना क्या है? प्रायः गलतियां कितनी हो सकती हैं, तो 50-60 वर्ड, शब्द जो है, आप देखेंगे कि जो गलती हो रही है वो पुनरावृत्ति ज्यादा हो रही है। कोई शब्द आप गलत कर रहे हैं तो वही बार बार गलती कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि लिखते हुए ये सोचना है कि कौन से शब्द हमसे गलती हो रहा है। और कैसे पता चलेगा? जब आप कॉपी चेक कराएंगे, यानी जब कॉपी, यहाँ पर आपकी कॉपी चेक होगी, तो कॉपी चेक होगी तो घेर दिया जाएगा, जो गलतियां होंगी वो बताई जाएगी। जैसे मान लिया, अभी देखिए एक व्यक्ति जो है ये, अब यहाँ गलती हो रही है, ये चेक की गई कॉपी। अब यहाँ पर लिखा है उन्होंने, आने वाली पीढ़ियां, पीढ़ियां गलती। अब ये राउंड किया गया। अब यहाँ, अब आगे से ये गलती न, अगर आप कॉपी को, अगर यही गलती बार बार, गौरवान्वित लिखा है इन्होंने, गलत लिखा है, अभी घेर दिया गया। तो जो शब्द, गलतियां जो हो रही हैं उसको, यहाँ भगवत गीता ये गलत लिखा हुआ है तो घेर दिया गया। तो कहने का मतलब कि जो चीजें गलती हो रही हैं वो दोबारा न, तो अगर ऐसा करेंगे तो 3 महीने के अंदर ये आप ठीक कर सकते हैं। वर्तनी की शुद्धता से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर अशुद्ध हो रहा है, अगर अशुद्धियां हो रही हैं, तो फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। दूसरी बात जो करना है आपको कि भाई बेहतर कैसे लिखें,
बेहतर कैसे लिखें, और ये क्रमिक प्रक्रिया है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो हम लोग सीखेंगे। ये तो 4 माह या जो लोकोक्तियों में जो क्लास लिए हैं तो अलग अलग। तो बेहतर कैसे लिखें, ये तो प्रैक्टिस की आवश्यकता तो है ही इसमें। और तीसरी बात है कि हम लोग प्रारंभ कैसे करें, इस पर भी देखना है। निबंधों को प्रारंभ कैसे करें, और सबसे जो लोकोक्तियों में सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकोक्ति का सही अर्थ कैसे समझें। लोकोक्ति का अर्थ, मीनिंग, और उसका संदर्भ, किस संदर्भ में क्या कहा गया, ये जानना जरूरी है। अगर ये लाइन लेंथ सही नहीं हुआ तो आप ठीक से नहीं लिख सकते। यानी लोकोक्तियों को सही अर्थों में और सही संदर्भों में समझना, तो इन सब चीजों की सावधानी हो। और पांचवी बात, जो हैंडराइटिंग है, जो लिखावट, ये थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, अच्छी लगे, कॉपी अच्छी लगे देखने में। अगर लिखावट सुंदर नहीं है तो थोड़े कम अंक आते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, अगर थोड़ी लिखावट कमजोर है तो थोड़ा बड़ा लिखिए, यानी फॉन्ट उसका क्या करें, फॉन्ट उसका बढ़ा दें। जैसे कोई लोग छोटे छोटे लिखते हैं तो उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और शुरुआती दौर में थोड़ा समय लेकर के लिखिए, धीमी गति से लिखिए। जब धीमी गति से लिखेंगे और सोच करके लिखेंगे, आपको सोच के लिखना है कि हमको सुंदर लिखना है, थोड़ा फॉन्ट को बढ़ाइए और गति को क्या कीजिए, कम कीजिए। जो गति कम करेंगे तो फिर चीजें ठीक होने लगेंगे, धीरे 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 चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि स्पीड का मामला तो एग्जाम में है, अभी मामला लिखने का है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बेहतर लिखने की कोशिश। तो देखें कि लोकोक्तियां होती क्या है। सबसे पहले हम लोग जो विषय चर्चा करेंगे लोकोक्ति का, जो प्रवर्ब है वो, जो मैथिली, मगही और भोजपुरी में। तो लोकोक्ति का सरल मतलब क्या है, लोक प्लस उक्ति, यानी स्टेटमेंट, लोकोक्ति यही हुई। ये पूर्ण वाक्य होता है, कंप्लीट वाक्य होता है। लोकोक्ति हमेशा क्या होता है, पूर्ण वाक्य। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। अगर हम मुहावरे की बात करें, बचपन से आपने पढ़ा है मुहावरा, तो ये पूर्ण वाक्य नहीं होता, वाक्य नहीं होता। किसी वाक्य से जुड़कर या प्रयोग होकर के बाद इसका अर्थ क्लियर होता है। यानी मुहावरे क्या होते हैं, अपूर्ण वाक्य होता है, लेकिन लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य, कंप्लीट सेंटेंस होता है। दूसरा, इसका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, हर शब्द का कोई मीनिंग है। तो जो मीनिंग 3 प्रकार का होता है, सामान्यतः 3 प्रकार का मीनिंग होता है। एक होता है अविधा, विधात्मक अर्थ। दूसरा होता है लक्षणामय अर्थ। तीसरा होता है व्यंजनामय अर्थ, व्यंजनामय। किसी भी वाक्य या किसी भी शब्द के 3 अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। अविधात्मक, अविधात्मक का मतलब सरल, का मतलब है कि जितना कहा जाए उतना ही समझा जाए, जितना कहा जाए उतना ही समझा जाए। जितना कहा जाए उतना ही समझा जाए, तो इसको क्या कहते हैं, अविधात्मक अर्थ कहते हैं। सरल अर्थ, यानी जितना कहा जाए और जो आपने समझा, ये हुआ सरल अर्थ। लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं इसमें नहीं होती। तो कोई भी लोकोक्ति अविधात्मक नहीं होता। लोकोक्ति हमेशा क्या होता है, लक्षणा और व्यंजना में होता है। तो लोकोक्ति इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अर्थ समझने पड़ते हैं। लोकोक्ति अगर अविधात्मक होता तो आसान होता है ना। तो कोई भी लोकोक्ति अविधात्मक अर्थ में नहीं होता। जैसे मान लिया स्टेट में पूछा गया कि मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, तो सरल अर्थ नहीं था वो,
कई लोगों ने उस सरल अर्थ को ही समझाना शुरू किया। नहीं, कई क्लासेस में आपने देखा होगा कि मूस मुटई है वो सरल अर्थ जो मीनिंग है वो समझाना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है, उसके कुछ न कुछ लक्षण है, यानी कुछ लक्ष्य करके बोला गया। और व्यंजना का मतलब है कि कई सारे अर्थ ध्वनित होते हैं, कई सारे मीनिंग। ये मीनिंग बहुस्तरीय होते हैं, मल्टी लेवल पे होते हैं, बहुत सारे अर्थ। हमेशा लोकोक्तियों को हम लक्षणा और व्यंजना में उसके अर्थों को समझेंगे, सरल अर्थ नहीं होता। यानी कुछ कहना, कुछ विशेष कहना, यानी कह सकते हैं कि ये विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। विशेष अर्थ, लोकोक्ति हमेशा क्या होता है, विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। तीसरी बात कि ये लोक जीवन में कही गई उक्ति है। लोक जीवन, लोक जीवन का मतलब है ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन। ये लोक बना किससे है, लोग या लोग जो ग्रामीण समाज है उससे बना है, जो सामान्यता है। और इसकी शक्ति क्या है, अनुभव। हो सकता है यहाँ साक्षरता बहुत कम, लेकिन अनुभव गहरा है। लोकोक्ति कहाँ से उपजी है, अनुभव से। यानी ये सामाजिक अनुभव का हिस्सा है, सामाजिक अनुभव, किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं है। मान लिया कि मिथिला समाज है, तो मिथिला समाज में जो लाखों लोग हैं, उन लाखों लोगों के अनुभव से, और एक दो सालों का अनुभव नहीं है, गहरा अनुभव, कई वर्षों का अनुभव, कई वर्षों, कई वर्षों का एक्सपीरियंस, अनुभव। और इस अनुभव से जो सत्य निकला है, जो निष्कर्ष निकला है, इसी निष्कर्ष को लोकोक्ति के रूप में, ये लोकोक्तियां लोकप्रिय होती हैं। यानी लोक जीवन में, ग्रामीण जीवन में जो एक सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव है और कई वर्षों का अनुभव है, उस गहरे और कई वर्षों के अनुभव को, उस सत्य को, उस निष्कर्ष को जब हम कम शब्दों में, कम शब्दों में जो व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। यानी लोकोक्तियां लोक जीवन का हिस्सा है, ग्रामीण जीवन का हिस्सा है, जो बहुत शिक्षित लोग नहीं हैं वहां से उपजी है, वहां से जन्म लेती है। और एक दो सालों का नहीं है, ये उस सामाजिक अनुभव निष्कर्ष का हिस्सा है, जो गहरे अनुभव रखते हैं। वो जो सत्य है, वो जो निष्कर्ष है, जो कम शब्दों में व्यक्त होता है, लोकोक्तियां वहीं से जन्म लेती हैं। यानी जो इसका अर्थ है, जो मीनिंग है, ये औसत सत्य को व्यक्त करता है, औसत सत्य को व्यक्त करता है, औसत सत्य को व्यक्त करता है। यानी आप ये समझें कि कोई भी लोकोक्ति पूर्ण सत्य को व्यक्त नहीं करता, कंप्लीट ट्रूथ नहीं बताता, पूर्ण सत्य नहीं होता, न हो सकता है। तो आप निबंध लिखते हुए सावधानी बरतें लोकोक्तियों में कि लोकोक्तियां किसको व्यक्त कर रही हैं, औसत सत्य को व्यक्त कर रही हैं, एवरेज ट्रूथ को व्यक्त कर रही हैं। जैसे कोई भी लोकोक्ति है, जैसे हम कहें कि हंसले घर बसेला, मान लीजिए ये भोजपुरी लोकोक्ति है। अब ये औसत सत्य को व्यक्त कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि हमेशा ये पूर्ण सत्य होगा, ये नहीं। यानी आप सोचेंगे कि नहीं जी, ये तो सार्वकालिक सत्य है, सार्वदेशिक सत्य है और पूर्ण सत्य है। तो ऐसी लोकोक्तियां पूर्ण सत्य को नहीं व्यक्त करती, एवरेज निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष क्या है, हाँ, एवरेज निष्कर्ष, एवरेज निष्कर्ष। ये जो कंक्लूजन है वो एवरेज है। यानी हमेशा हंसा हुआ घर, जिस पर आप हंसते हैं, जिसका मजाक उड़ाते हैं, उसका बस ही जाए, हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए, ये भी तो हो सकता है।
यानी जिस पर हंसी मजाक हो रहा है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो प्रोवर्ब क्या कह रहा है कि भाई, जिस घर पर, जिस व्यक्ति पर, जिस मानसिकता पर आप हंस रहे हैं शुरुआती दौर में, और होता भी यही है कि प्रारंभ में अगर कोई नई बात आप कहेंगे तो आपका विरोध किया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी, और फिर निंदा करने के बाद लास्ट स्टेज है कि उसकी प्रशंसा मिलेगी या उसकी स्वीकृति मिलेगी। मान लिया कि जब राजा राम मोहन राय ने जब विरोध किया होगा सती प्रथा का, तो पहले तो उनका घर में ही विरोध हुआ, बाद में उसको स्वीकारा गया, बाद में उस पर कानून बना। तो कोई भी व्यक्ति जब नया काम करता है तब धीरे धीरे ही उसकी स्वीकृति बनती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस घर पर या जिस व्यक्ति पर कोई समाज हंस रहा है वो हमेशा बस ही जाएगा। बस जाता तो पूर्ण सत्य हो जाता, तो ये पूर्ण सत्य स्टेटमेंट नहीं है ना। हाँ, औसत सत्य को व्यक्त करता है एवरेज, यानी कह सकते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव है, सांस्कृतिक अनुभव है और जो लंबे समय का अनुभव है, समाज का अनुभव है, इसका जो अनुभव सत्य है, और ये अनुभव सत्य औसत रूप से, एवरेज रूप से, और औसत रूप से सही है, ये औसत रूप से सही, यानी आप कह सकते हैं 80% केसेज में ये सही होगा, तब वो लोकोक्तियों का रूप ले लेता है। जैसे कोई कहे कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी लंका ढाए ये औसत रूप से 80% सही बात, बिल्कुल सही बात। आपने देखा है जयचंद का इतिहास, आपने देखा है मिर्जाफर का इतिहास, आपने देखा है विभीषण के बारे में कहा गया ये, लेकिन हमेशा ये सत्य होगा सो नहीं। तो हमको लिखते हुए, जैसे मान लिया कि कहा गया घर का भेदी लंका, बहुत पॉपुलर है, और आप समझ रहे हैं कि घर का ही कोई भेदी जो है लंका, आप समझ रहे हैं लंका किसकी नगरी है, रावण की नगरी है, बहुत फेमस। तो घर का भेदी किसको कहा गया, विभीषण को कहा गया, विभीषण को कहा गया। हमने कहा कि भाई घर का भेदी ये मिर्जाफर भी है, बहुत पॉपुलर। नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटक लिख रहे थे, उसका नाम था भारत दुर्दशा। उन्होंने क्या कहा कि होके जयचंद हमने खोल ही दिया हिंद का द्वार। तो जयचंद क्या है यहाँ, नाम सुने हैं, जयचंद गोरी को आमंत्रित करता है। तो इस समय है 12वीं सदी का, तराइन का युद्ध 1191 1192 में हो रहा है, और गोरी को आमंत्रित करता है, और पक्ष में उसके विरोध में कौन खड़े हैं, शिवराज चौहान, और ये जयचंद साहब हैं जो नेगेटिव कहा गया इनको, और इनको कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, होके जयचंद हमने खोल ही दिया हिंदुस्तान का द्वार, मिर्जाफर, इस तरह से मान। और इसलिए आप जानते हैं ये दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, घर के भेदी के रूप में जाने गए। लेकिन जब आप विभीषण को लिखने लगेंगे तो ये विभीषण तो कहाँ चले जाते हैं, राम के साथ। हो सकता है कि घर में ही कलह हो, नहीं, मान ली किसी पार्टी में ही अराजकता हो, और वहां से कोई व्यक्ति निकल के नए निर्माण के लिए जाता हो, तो ये पूर्ण सत्य नहीं कहा जा रहा। क्या, हाँ, बहुत सारे, विभीषण को ही लीजिए, वो तो राम के साथ गए। तो लंका ढहाने का मतलब लंका को तो मरना ही था, लंका को क्या होना, नाश होना ही था। वो तो अराजकता की स्थितियां, सोने की लंका थी, वहां पर मद था, वहां पर अभिमान था, वहां पर धन का, धर्म की हानि हो रही थी, धन का संकलन हो रहा था। तो वहां तो जाना ही, विभीषण का जाना तो अच्छा रहा कि बुरा रहा, बताइए। हाँ, लेकिन सोसाइटी के लिए, हाँ, जैसे मान लिया कि आप देखिए महाभारत का युद्ध, जो हमारे पौराणिक युद्ध हुए, तो पौराणिक युद्ध हुए, तो आप देखिए महाभारत में दो दल हैं, एक है कौरव, दूसरे क्या है, पांडव। कौरव का भी तो एक व्यक्ति गया पांडव के साथ, है ना, वो पांडव की तरफ से लड़ता है, एक भाई उसका। तो अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया ना, क्योंकि अंततः आप किसके लिए कोई भी कदम उठाते हैं तो किसके लिए, अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए,
संविधान है, हम भारत के लोग, प्रजातंत्र की अवस्था है, अंतिम व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं। अगर मानवता के, समाज के, संस्कृति के, राष्ट्र की भलाई के लिए अगर हम भेदी ही बन जाते हैं, तब वो क्या होगा? लंका ढाहे नहीं है वो, तो फिर किसी अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए हो सकता है कि हमारे घर में ही अराजकता हो और हमारे ही घर का कोई व्यक्ति सूचना देता हो बाहर दूसरे को, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कि हम घर की भलाई या सोसाइटी की भलाई, या हमारे घर में हो सकता है कि किसी के घर में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा हो किसी का, और वहां की सूचना पुलिस को कोई देता हो। मान लिया कि एक घर में 10 लोग हैं, 10 लोग किसी एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो उसी में से एक व्यक्ति निकल के किसको सूचना देता है? पुलिस को सूचना देता है कि नहीं जी, मेरे ही घर में क्या हो रहा है? क्लेश है, किसी का शोषण है, किसी पर अन्याय है, अत्याचार है। तो हम कैसे कहें? ठीक है, घर तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था शांति लाना, या किसी व्यक्ति को प्रताड़ना से मुक्त करना नहीं। हो सकता है मान लिया कोई जेल में बंद है, एक जगह कैदी है 200, हमारे यहाँ ऐसे ही भीड़ बहुत ज्यादा है और अत्याचार रोज हो रहा हो, सब लोग एक साथ रह रहे हो, उसमें से दो व्यक्ति क्या बन जाते हैं? खबरी बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस सिस्टम में भी लोग खबरी रखते हैं। नहीं, गांव में हो सकता है शराब का धंधा चल रहा हो, और उसमें से एक निकल के क्या कर, हो सकता है गांव पर डिस्टर्ब हो, कई सारे लोग उसमें जेल जाएं, लेकिन वहां से एक व्यक्ति निकल करके पुलिस को सूचना देता है कि जी मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार में शराब का धंधा करने वाले भी लोग हैं। तो घर का भेदी लंका ढाहे है, या पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए? पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए। यानी हमेशा नेगेटिव ही हो, या हमेशा आप कह सकते हैं ये तो औसत सत्य को व्यक्त करता है। कोई भी, हम जैसे और भी लोकोक्तियों की चर्चा करते हैं, दो चार लोकोक्तियों से समझेंगे। बहुत, जो तू को कांटा बुए, सभी ताही बोए तू। क्या मतलब है इसका? बहुत पॉपुलर है, बहुत आसान भी है। बुए, ताही बोए तू फूल, क्या मतलब? चलिए और बताइए। ये तो इतना आसान था, बहुत पॉपुलर। आपने गलत समझा। हाँ, हाँ, आप बताइए। ये तो बहुत पॉपुलर लोकोक्ति है। आप तो सही बोल रहे हैं। हाँ, जो तो को कांटा बुए, कांटा मतलब दुश्मनी कर रहा है, नहीं, हानि कर रहा है, जो आपका विरोध कर रहा है, जो आपकी निंदा कर रहा है, जो आपके हित नहीं चाह रहा है, उसके लिए आप क्या कीजिए? अच्छा सोचिए, हित के लिए सोचिए, परोपकार के लिए सोचिए। यही कह रहा है। नहीं, ये प्रोवर्ब है, समझ गए? बात भी सही है। भाई, जो आपके लिए बुरा कर रहा है उसके लिए आप बेहतर सोचेंगे तो अच्छी बात है। तो ये तो औसत सत्य है, तो क्या ये पूर्ण सत्य है क्या? पूर्ण सत्य है। जो आपकी भलाई के लिए न करे और हमेशा कांटा ही बोता रहे, और आप हमेशा उसके लिए क्या कीजिए? फूल बोइए। तो औसत सत्य तो है, आपको हमेशा क्या करना, अच्छी बात करनी है। लेकिन अगर हम दूसरी लोकोक्ति दें, सठे साठ्यम समाचरेत, क्या मतलब है इसका? सठे साठ्यम समाचरेत, क्या मतलब? नहीं समझ में आ रहा है? आप किसी को नहीं आ रहा? नहीं, लोकोक्ति है। हाँ, संस्कृत में है। मतलब ये भी तो बहुत पॉपुलर है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, इसका मतलब है सठ, सठ मतलब बदमाश, दुश्मन।
दुष्ट, और दुष्ट के साथ दुष्टता जरूरी है। दुष्ट के साथ आप फूल बोइएगा, यही इसका सॉल्यूशन है। अगर जो सठ है, जो दुष्ट है, हमेशा उसको आप, जी महाराज आप तो बहुत, हाँ हाँ, जो सठे मतलब दुष्ट, तो दुष्ट के साथ दुष्टता, साठे मतलब क्या है? अब ये सत्य है या वो सत्य है? कौन सत्य है? पूर्ण सत्य कौन? नहीं ना। तो इसका मतलब है लोकोक्तियां पूर्ण सत्य को व्यक्त नहीं करती। हाँ, ये है कि औसत सत्य को व्यक्त करती, एवरेज ट्रूथ है, ये भी एवरेज ट्रूथ है ना। तो निबंध लिखते हुए लोकोक्तियों पर आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके कई डायमेंशन को पकड़ना है। अगर जो निबंध का टॉपिक दिया हो उसी को जस्टिफाई करते रहेंगे तो उसका एक पक्ष दिखा पाएंगे। यानी आपको करना क्या है कि जितनी लोकोक्तियां होंगी, हमने कहा था कि लोकोक्तियां क्या है, एक सत्य जो है, यानी जो निष्कर्ष है, ये एवरेज रूप से है, औसत है, और किनका है? लोक जीवन का है। लोक जीवन का है। ये लोक जीवन कहाँ पे रह रहा है? प्रकृति में, समस्या के बीच, सामाजिक जीवन में। ये धार्मिक हो सकता है, ये सांस्कृतिक हो सकता है, इसका विषय आर्थिक भी हो सकता है। इसका विषय क्या हो सकता है? आर्थिक भी हो सकता है। इसका विषय राजनीतिक भी हो सकता है। राजनीतिक निष्कर्ष भी है, राजनीतिक निष्कर्ष भी है। कई सारे निष्कर्ष हैं, लेकिन ये ग्रामीण जीवन का है, औसत है, सामाजिक जीवन का है, यानी जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो संघर्ष से जुड़ा हुआ है। संघर्षों के बाद ही लोकोक्तियों का जन्म होता है ग्रामीण जीवन में। इसलिए जितनी लोकोक्तियां हैं वो सब किससे जुड़ी हुई हैं? यानी आप कहेंगे कि 98% लोकोक्तियां ग्रामीण जीवन की, 1-2% हो सकता है कि शहरी जीवन का, लेकिन हमेशा लोकोक्तियां किससे जुड़ी होती हैं? ग्रामीण। क्यों ग्रामीण जीवन से जुड़ी होती है? क्योंकि एक सामाजिक संबंध होता है, वो सब लोग प्रकृति से जुड़े हैं, वो सब लोग संघर्षों से जुड़े हैं। और जब देखते हैं कि जी यही अनुभव सत्य निकला, ये किसको बता रहा है? अनुभव सत्य को बता, बहुत दिनों का अनुभव, एक्सपीरियंस को बता रहा है। शहरी जीवन में आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस, सामाजिक और व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन सामाजिक और सामूहिक निष्कर्ष शहरी जीवन में कम होता है, जबकि ग्रामीण जीवन में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उससे उसको लगा कि नहीं जी, 1-2 सालों का नहीं, कई वर्षों का, और कई वर्षों से लगा कि सांच बराबर तप नहीं। उसको लगा कि हंस के मंत्री कौआ, है ना। अब उसमें क्या छुपा हुआ है? उसमें हो सकता है व्यंग छुपा हो। अब जैसे मान लिया कहा जाए हंस के मंत्री कौआ, अब ये जो, इसमें क्या छुपा हुआ है? व्यंग छुपा हुआ है, विरोध छुपा हुआ है, सुधार छुपा हुआ है। हाँ, हाँ, हंस का मंत्री कौआ मतलब बेमेल। हाँ, बेमेल हुआ कि भाई एक अच्छा समाज है, अब वो मंत्री कैसा रख लिया? हाँ, अच्छा समाज को व्यक्त कर रहा है। ये हंस जो है बेटर समाज को व्यक्त कर रहा है। ये बेटर हो सकता है अर्थव्यवस्था हो, बेटर राजनीतिक व्यवस्था हो, बेटर सामाजिक व्यवस्था हो, बेटर धार्मिक व्यवस्था हो, कई सारे हैं। बेटर हमारा भाषाई संसर्ग हो। और इसमें हमने मंत्री किसको रख लिया? कौआ को। कई लोग नहीं है, भाई इनके सलाहकार ये हैं तो ये कैसे होंगे?
जैसे आप अपने घर में कहें कि भाई इनको सलाह घर वाले को कौन देता है, तो बगल का जो पड़ोसी है। नहीं, आप कहते हैं भाई, कोई कह सकता है कि भाई उसकी पत्नी तो उसके कहे के अनुसार चल रही है, उसका भाई उसके कहे के अनुसार चल रहा है, ये सरकार उसके कहने से चल रहा है। सरकार पर भी तोहमत लगती है कि भाई ये सरकार। तो आप कहते हैं हंस के मंत्री कौआ। नहीं, इसका मतलब है कि जो उसका सचिव है, जो उसका सलाहकार है, जो उसकी मदद देने वाला है, जिसको निर्देश देने वाला, अगर यही गलत है तो ये कितना भी अच्छा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। हमेशा क्या होता है, मान लिया कि दुर्योधन की सभा में अगर कर्ण हमेशा सही पाठ पढ़ा रहे हैं तो कौआ नहीं हुआ, लेकिन शकुनी क्या थे? नहीं, शकुनी का हमेशा पाठ कैसा रहता था? तो कोई ऐसा ग्रामीण परिवेश, कोई ऐसा पारिवारिक संदर्भ, कोई ऐसा आर्थिक संदर्भ, मान लिया हमने कोई बिजनेस शुरू किया 5 आदमी मिल करके, और एक उसमें से या एक जो व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहा है जो हमेशा क्या सोचता है कि इनका संगठन क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। तब वहां पर हम व्यंग कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति व्यंग कर रहा है कि हंस का मंत्री कौन है? कौआ। तुलसीदास लिख रहे थे कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आप, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाथ। अगर आप सचिव रख रहे हैं और वैद्य जो डॉक्टर है, गुरु, अगर वो सही सलाह न दे, प्रिय बोलता हो भय और लोभ से, तो समझिए कि वो राजनीति क्या हो जाएगी। घनानंद को कोई तो सलाह दे रहा होगा गलत। जब चाणक्य ने समझाया तो कोई सलाह दे रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि हंस का मंत्री कौन? हो सकता है कि वो भी खराब हो, हंस न हो, लेकिन सलाहकार जो है वो क्या है? तो इसका मतलब है कि लोकोक्तियों में क्या छिपा होता है? व्यंग, इसमें विरोध, और उसमें सुधार भी छुपा होता है। और ये हमेशा लक्षणा में होता है या व्यंजना में होगा। यानी ये कुछ विरोधाभास को व्यक्त करता है, कंट्राडिक्टरी बातों को व्यक्त करता है, जिसमें क्या छुपा होता है? जिसमें एक औसत सत्य छुपा होता है और कुछ सुधारात्मक बातें भी छिपी होती हैं, कुछ बेटरमेंट के लिए बातें होती हैं, क्योंकि एक कई वर्षों का एक सामाजिक अनुभव सत्य है जो लोकोक्तियों में व्यक्त होता है। और ये हमेशा हो सकता है कि व्यंग में हो, नहीं भी, लेकिन हमेशा लक्षण और व्यंजना में ये व्यक्त होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि लोकोक्तियों के लिए हमारी चुनौती क्या है? चुनौती, सबसे पहली चुनौती है कि उसका अर्थ समझा जाए। अर्थ स्पष्ट। अगर मीनिंग स्पष्ट नहीं होगा तो हम बेहतर नहीं लिख पाएंगे। मान लीजिए 58 का था, 68 बिहार के केस में पूछा गया। ठीक है। अब मैंने कहा कि ये क्या है, व्यंजना में या लक्षणा में है, अविधा में नहीं है। अविधा का मतलब, अविधा तब होता है जब हम सोचते हैं कि मूस का मतलब चूहा, तो ये तो अविधात्मक अर्थ, सरल अर्थ है, सिंपल मीनिंग है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और लोढ़ा का मतलब आप समझ ही रहे हैं। नहीं, ये तो, हाँ, पिसने वाला, तो वो मीनिंग लिखेगा तो गलत हो गया। यानी ये सरल मीनिंग नहीं। अगर कोई सरल अर्थ बता रहा है तो इसका मतलब उसको 0 मार्क्स मिलना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ये हमेशा किस में है? लक्षण और व्यंजना में। अब लक्षण और व्यंजना का मतलब ये है कि किसी को लक्ष्य करके कहा जाए। जैसे कोई व्यक्ति जो है इसमें, एक कोई कमजोर व्यक्ति है, मान लिया कि पढ़ने में बहुत ही कमजोर, ठीक है, पढ़ने में इतना कमजोर है कि न उसकी वर्तनी अच्छी, न लिखावट अच्छा, न समझ अच्छा, न संगति अच्छी, न शिक्षा अच्छी, न विद्यालय अच्छा, न पिता माता परिवार, ये सब गलत संगति में, ये सब गलत। जहां से न उसका परिवेश अच्छा है,
फादर भी उसका हो सकता है शराबी, मदर भी ईर्ष्यालु, संगति भी खराब हो, कोई उस गांव में बना भी ना हो। अब वो कमजोर व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं कि भाई ये जो मिस्टर ए हैं, मूस मोटे हैं, लोढ़ा हुए हैं, क्या बनेंगे ये, यानी आगे चल के कुछ नहीं बनेंगे। तो ये सब तो इनका, कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ही तो आगे बढ़ता है। न उसके पास अपना परिवेश है, न एजुकेशन अच्छा है, न संगति अच्छी है, न उसमें बढ़ने की जिज्ञासा है। तो कोई व्यक्ति तीसरा कह रहा है, कोई ए व्यक्ति कह रहा है बी के लिए, जो कमजोर है हर स्थितियों से, और उसमें कोई इच्छा शक्ति भी नहीं, कोई तुम क्या करोगे, नहीं। अब कोई सोन के किनारे तरबूजा खेती कर रहा है, तो कोई कहे ना भाई मुंह से मोटे हैं, लोढ़ा हुए हैं, क्या करोगे, उसका मूसी रह जाओगे। दूसरा, हो सकता है ये जो सी व्यक्ति है, उसी व्यक्ति को कोई संगति अच्छी मिल जाए, था तो खराब, लेकिन उसकी संगति में एक व्यक्ति अच्छा निकल जाए, और ये कह रहा है उसको भी, और इसने ले लिया अपने आन पर, नहीं स्वाभिमान पर, तुमको हम दिखा ही देते हैं, नहीं। जैसे आपको किसी ने कहा तुम क्या आईएएस बनोगे, और आपने सोचा कि नहीं, भी तो हमारे एकदम स्वाभिमान पे चोट लग गया, और इसको हो सकता है कि एक बेहतर क्या मिल जाए, संगति मिल जाए। हो सकता है कि भाई कुछ पैसे वो अरेंज करे, मजदूरी करके ही, या शहर में 4 घंटा, दिल्ली में आकर 4 घंटा वो मजदूरी करे, वो पढ़ाए, हो सकता है पेपर ही सुबह बांट ले 2 घंटा, और उसको पढ़ने की लगन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मूस था तो मूस, ये था मूस, लोढ़ा हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। अब तो वो मूस नहीं रहा, और इसका व्यंग भी काम नहीं किया। ये व्यंग क्या हुआ, इस पे सुधार, इसमें कैरेक्टर में ही सुधार दिया है, ठीक है। एक डीव नामक व्यक्ति है, हो सकता है कि राज्य सरकार ने कोई योजना चलाई हो कि भाई जो पीटी पास करेगा उसको हम 50,000 रुपया देंगे। उसको शुरू में लगा कि किसी तरह पीटी, हमको 50,000 रुपये की जरूरत है, किसी तरह पीटी पास कर जाता, नहीं। अब राज्य ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो लोढ़ा हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कोई कोई ई व्यक्ति है, और वहां का लोकल वीडियो एक पुस्तकालय की स्थापना कर देता है। आप किसी ब्लॉक में वीडियो हैं, और आपने क्या किया, एक ऐसा पुस्तकालय है जो एकदम मर चुका था, आपने कहा कि नहीं यहाँ पर 3 पेपर आएंगे, और इसका जो खर्चा है वो लोकल जो प्रतिनिधियों है उससे कुछ कंट्रीब्यूशन दिलवा देता है, ठीक है। हो सकता है वो वीडियो क्या करता हो, पीएससी को भी ठीक कर देता हो सकता है किसी दिन वो लेक्चर भी अपना दे देता हो। अब ये जो मूस है, यानी ये जो गरीब व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति किसी वीडियो को देखता है, किसी डीएसपी को देखता है, किसी एसपी को देखता है, उसको बहुत ताम झाम देख करके उसको क्या लगता, नहीं हमको भी बनना है, उसके अंदर क्या हो गया। संविधान यही तो कहता है, संविधान प्रियम्बल आपका क्या कहता है कि नहीं जी हम न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, हम समता की बात करेंगे, हम प्रतिष्ठा की बात करेंगे, हम गरिमा की बात, यही सब कहता है संविधान। प्रियम्बल क्या कहता है, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर बात करेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर भी समान रखेंगे, यही कह रहा है। व्यक्ति की गरिमा पर भी, डिग्निटी ऑफ द मैन पर भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात, यही प्रेमबल कह रहा है। तो अगर संविधान ही सही दिशा में काम करने लगे, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ 95% मूस क्या हो जाए,
लोढ़ा हो जाए। अगर हम ये अवसर छीन लें, शिक्षा छीन लें आपसे, तो मूस मूस ही रह जाएगा। हमने स्वास्थ्य छीन लिया, हम करेंगे जी भाई 2% से ज्यादा हम जीडीपी का खर्च नहीं करेंगे एजुकेशन पर, तो मूस क्या रह जाएगा? मूस ही रह जाएगा। हाँ, पूरा दिखाना है। नहीं, हम हो सकता है कि धार्मिक पाठ ही गलत पढ़ा दें। हम कहें कि नहीं जी, तुम्हारे भाग्य का निर्धारक तो मंदिर ही होगा। मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद खाओ। स्कूल जाने से कोई कहे नहीं शिक्षा ही मंदिर है, हम मंदिर न बना के क्या करेंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे। कौन ज्यादा, सरकार कितने मूस को लोढ़ा बना सके? एपीजे अब्दुल कलाम क्या मूसी तो थे? लोढ़ा बने कि नहीं बने? अगर कोई व्यंग किया होगा कि भाई ये मूस तो मूस ही रह जाएगा, नहीं, हो सकता है हॉस्पिटल के बेड पर कोई व्यक्ति हो, नहीं जी अब लग रहा है कि अंतिम समय इसका चल रहा है, वो बेचारा चुपचाप सुन रहा। तीसरा, उसने चुपचाप चादर ओढ़े ही सुन लिया कि एक व्यक्ति ठीक ही है, मर जाए। नहीं, अब वो व्यक्ति सुन लिया, उसमें भाव क्या आया? नहीं, हमको किसी तरह जीना है। हो सकता है पॉजिटिव ले, हो सकता है नेगेटिव भी ले, हम कह रहे ये औसत सत्य है। अगर पॉजिटिव लिया तो लोहा बन सकता है। कई बार जीवनी शक्ति, अभी सुरंग में फंसे थे लोग, जीवनी शक्ति से सब क्या हो गए, जी गए। नहीं, नागार्जुन कह रहे थे कविता में कि क्या करेगा भला आगे चलकर, जी ही गया अगर तो बदमानुस जैसा घूमेगा। आज जब स्कूल की स्थिति आप देखें, तो सारे स्कूल कॉलेज क्या है, तो किसी कॉलेज स्कूल में जाइए तो क्या मुंह मोटे हैं, लोढ़ा हुए हैं, क्या बनेंगे ये क्या आईएएस अधिकारी बनेंगे? लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी संगति हो जाए, कोई विद्यालय में ही कोई व्यक्ति आ जाए जो एसपी हो सकता है छापा मारने ही आ जाए, और उसको लगे कि नहीं जी हमको भी एक दिन ऐसे ही बनना है। उसके मन में एक भाव आ गया, 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किसी एक के मन में आ गया, किसी टीचर ने मार दिया एक चांटा, एक विद्यार्थी का अच्छा चांटा मारे हैं, कल हम इनको गोली ही चार्ज कर देते हैं, और गोली चार्ज किया फिर अंदर चला गया 20 साल के लिए। एक लम्हा क्रोध का उसको कहां लेके चला गया, उसके परिवार को और ज्यादा नीचे कर दिया, और चांटा मारा, अच्छा इनको हम बन के दिखाएंगे। फिर वो क्या बन सकता है, थोड़ा बन सकता है। तो अगर सरकारी सिस्टम चाह ले, तो हमारे यहाँ जो संसाधन है, जो हमारी युवा आबादी और जो बुजुर्ग होती आबादी है, इन दोनों को संसाधन बना सकते हैं, नहीं तो बोझ भी बना सकते हैं। यानी हर मूस को हम क्या बना सकते हैं, लोढ़ा बना सकते हैं। कम से कम 95% को तो बना ही सकते हैं। तो हम विश्व गुरु कब बनेंगे, जब हमारे 140 करोड़ लोग मूस न रह जाएं। नहीं, अगर 140 करोड़ में हम 4 करोड़ को ही लोढ़ा बनाएंगे, ये भी तो हो सकता है। परिवार में 4 भाई हैं, और चार, एक भाई क्या हो गया, इंटेलिजेंट है, बाहर नौकरी करता है, विदेश में है, तो चाहे तो 3 भाई के बच्चों को लोढ़ा बना सकता अपने जैसा, उसको एजुकेशन देगा, उसके हेल्थ का ख्याल रखेगा, उसके डेवलपमेंट का ख्याल रखेगा। क्योंकि आप जानते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर किसी के पास डेडिकेशन है, संकल्प है, कहीं से जीवनी शक्ति वो पा रहा है, तो जीवनी शक्ति पा रहा है तो व्यक्ति क्या बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। हो सकता है पहला जनरेशन कम बढ़े और दूसरा जनरेशन क्या हो जाए, लग सकता है समय, 100 साल लग गया, 50 साल लग गया, लेकिन हो सकता है वो क्या हो जाए, नीति निर्धारक हो जाए,
कोई आंदोलन से ही उपज करके आगे बढ़ जाए। तो कहीं अवसर हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकता है, किसी के घर में चाचा के यहाँ दिल्ली में आया हो और चाचा ने ही उसका क्या कर दिया हो, अपमान कर दे, अच्छा हम भी आपके जैसा बन के दिखा। नहीं, तो पॉजिटिव अर्थों में भी ले सकता है, नेगेटिव अर्थों में हो सकता है कि और डिग्रेड कर जाए, हो सकता है अपग्रेड हो जाए। ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यानी लोकोक्ति का जो मीनिंग है या जो सत्य है, ये निर्भर करता है व्यक्ति पर, परिस्थिति पर, समय पर, धार्मिक व्यवस्था पर, आर्थिक स्थितियों पर, राजनीतिक कंडीशन पर, चिंतन पर, संगति पर, पर्यावरण पर, कई सारे पहलू हैं। इसी को महावीर ने कहा था अनेकांतवाद। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है जिसको स्यादवाद बोला, उन्होंने क्या बोला, स्यादवाद सत्य का एक एंगल नहीं होता। सत्य जो दिखाई देता है आपके आंखों के सामने, वही प्रत्यक्ष सत्य नहीं होता। कई बार तो सत्य पीछे छुपा होता है। इसलिए जैसे हमने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब ये लोकोक्ति आ गया, तो कई बार प्रत्यक्ष चीजें भी हमारे सामने प्रत्यक्ष तो दिखाई देती है, मृग मरीचिका, तो क्या वो सही होता है क्या? क्या पानी होता है क्या? अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ 3 लेयर में जुडिशियल सिस्टम ही क्यों होता? कहता है भाई इन्होंने देखा है कि इसने मर्डर किया है, आंखों से देखा है भाई, कह सकता है मैंने अपनी तो क्या दूसरे की अपनी ही आंखों से देखा है, कि मैंने देखा है कि मेरे सामने इसने गोली चार्ज किया है। तो क्या वो पूर्ण सत्य है? हो सकता है पूर्ण सत्य। जैसे मिस्टर ए कह रहा है सी ने बी को गोली चार्ज किया है और मैंने अपनी आंखों से ही देखा, तो क्या सी को पनिश कर दिया जाए? क्यों? तो यहाँ तो प्रवर्ब हमको निबंध आया, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, प्रमाण किया, इस लोकोक्ति पर हमको निबंध आ गया। तो सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, लेकिन क्या संपूर्ण सत्य है ये? आंशिक सत्य है, कह सकते औसत सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है। अगर पूर्ण सत्य होता फिर जुडिशियल सिस्टम क्यों 3 टायर में होता, और सुप्रीम कोर्ट के बाद डबल बेंच क्यों होता, फिर फुल बेंच क्यों होता, और इसकी अवधारणा ही क्यों रखी जाती? यानी हो सकता है कि सी ने मारा हो तो सी के साथ इसने कुछ गलत किया हो सकता है इसने देखा हो किसी और ने दूर से चार्ज कर दिया हो, मारने दौड़ा हो और मिस्टर डी ने, नहीं हो सकता है कि भाई वो दिखा रहा है कि मार देंगे, जब तब तक डी ने क्या किया है, ए को ये दिखा हो कि नहीं इसी ने मारा है। तो कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है, समय पर, कई सारे फैक्टर। इसी फैक्टर को कहा महावीर स्वामी ने कि भाई कोई एक सत्य नहीं होता, पूर्ण सत्य नहीं होता, जितना हम समझ रहे हैं वही सत्य नहीं। यानी सत्य को जानने के लिए कई एंगल से देखना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप जहां पर दिल्ली में पढ़ रहे हैं और एक दिन पिताजी आ गए, आपके पिताजी आ गए और देख लिया कि भाई आप नहीं जानते कि आपके पापा आए हुए हैं, अचानक आ गए। मुखर्जी नगर में आप दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, गप लड़ा रहे हैं चाय की दुकान, और आपको नहीं बताया कि हम आने वाले हैं। और हो सकता है किसी दोस्त ने कहा लो ना एक सिगरेट, और दूर से उन्होंने देख लिया हो सकता है जिंदगी में आप पहली बार ही किया हो। नहीं, पिता ने कहा ही तो
हो सकता है जीवन में पहली बार आपने क्या किया हो। तो कई बार जो सत्य दिखाई देता है, हो सकता है सत्य क्या हो, झूठा हो। और इसमें बहुत चर्चा हो रही है कि भाई किसी का फोटो आप किसी के साथ अटैच करके और इतना सत्य दिखा देते हैं कि हो सकता है कि ये तो एकता और अखंडता पर ही खतरा हो जाए। तो इस पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बहुत चर्चा में। और ऐसा कई बार होता है कि फोटोग्राफ को इधर से उधर करके, तो जो अब कोई कहे कि जी प्रत्यक्ष को प्रमाण, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि गणेश जी ने दूध पिया है। नहीं देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों ने देखा है पिलाते हुए, पिलाते हुए उसको दिखा भी कि नहीं अभी पिए हैं। मैंने खुद पिलाया नहीं। अब वो तीसरे को कह रहा है कि भाई मैंने पिला के देखा है, तुम देखने का क्या, मैंने तो करके देखा है। कहने का मतलब ये है कि ये औसत सत्य को, ग्रामीण सत्य को, अनुभव सत्य को व्यक्त कर रहा है, और औसत रूप से निश्चित रूप से सही है, क्योंकि एक दिन का अनुभव नहीं। इसलिए जितने प्रोवर्ब बने उसमें जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, जो समस्याओं से जुड़े, जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, है ना। मान लीजिए ये लोकोक्ति आ गया, जाके, सुना होगा आपने। क्या मतलब है? बात सत्य है। यूपीएससी की तैयारी जिसने की है, और प्रशासनिक सेवा, यूपीएससी की तैयारी, प्रशासनिक परीक्षाओं की जो तैयारी की है, मान लिया कोई 5 बार सफल हो गया, तो क्या कह रहा है, जाके पैर न फटे बेवाई। तीसरा व्यक्ति है जो पहली बार आ रहा है, मुखर्जी नगर जी, वो कह क्या रहा है कि हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और लोग करा भी दे रहे हैं। वो तो अटेम्प्ट को छोड़िए, वो तो केवल इंक्वायरी में जा रहा है, उधर से लौट रहा है 2 लाख दे करके, तो बन के निकल रहा है। नहीं है कि नहीं? भाई मिस्टर ए जो है वो इंक्वायरी में गया, एक कोचिंग में गया, नहीं, और गया और यहाँ पे इस तरह से माहौल देखा कि वो तो 1 साल का तो है ही नहीं, तो पहले अटेम्प्ट में हो सकता है, और इसने 2 लाख दिया। नहीं, सर इससे यहाँ से निकला तो किस किस तरह से निकला, बन के निकला। तो अब ये जो 5 बार फेल किया, वो इसको कह रहा है कि जाके पैर में फटे बेवाई। नहीं, कौन सा? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि व्यंग, हर लोकोक्ति में एक छुपा हुआ हो सकता है व्यंग, हो सकता है विरोधाभास, हो सकता है सुधार का भाव, हो सकता है विरोधाभास। यही तो समझना है। और इस अर्थ को आपने समझ लिया काल विशेष में, परिस्थिति विशेष में, व्यक्ति विशेष में, समय विशेष में, तो आपका निबंध फिर 800 शब्दों का हो जाएगा। अगर आपने गलत ट्रैक पर समझ लिया, इसका मीनिंग नहीं समझा, तो पूरा का पूरा क्या हो, जीरो हो सकता है। नहीं, या चूंकि चूंकि आपने मेहनत किया है, तो कुछ वो औसत अंक, मान लो 100 अंक का है, तो हो सकता है 20 अंक दे दे, हो सकता है 30 अंक दे दे। 60 अंक के लिए और 60+ अंक के लिए तो आपको हर परिस्थितियों पर भी क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यानी औसत सत्य के साथ, औसत अर्थ के साथ आपकी भाषा अच्छी हो, उसका विषय संदर्भ अच्छा हो, वर्तनी अच्छी हो, लेखन शैली अच्छी हो, उसमें इतिहास के कुछ उदाहरण हो, उसमें फिलॉसफी के कुछ उदाहरण हो, साहित्य की बातें हों, संस्कृति की बातें हों, संविधान की बातें हों। यानी जितना वेरिएशन अधिक होगा, लेखन शैली अच्छी होगी, उतना निबंध में क्या आएगा। अब ये कह रहा है कि जाके पैर में फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो क्या ये पूर्ण सत्य है? बुद्ध को तो नहीं कुछ था। महात्मा बुद्ध को तो राजा के बेटे थे, राजपुत्र थे, शादी भी सबसे सुंदर, धन भी,
उनको राजा बनना तो फिक्स था। तो ये प्रोवर्ब लागू होता है बुद्ध पर, जाके पैर में फटे बेवाई। उनको तो कोई वेदना ही नहीं थी। नहीं देख रहा है। हो सकता है वो वेदना में ही मर जाए, लेकिन उसको तो पता ही नहीं चला कि हम वेदना में मरे, मूस मूस ही रह जाए। नहीं, इसका मतलब है कि लोकोक्ति औसत सत्य को जरूर व्यक्त कर रही है कि भाई आप वेदना में है वही दृष्टा हो सकता है। हो सकता है इस निबंध का की शुरुआत कोई शेखर एक जीवनी के स्टेटमेंट से करे, हो सकता है कोई बुद्ध से करे। नहीं, अब ये लेखन शैली धीरे धीरे विकसित होगी। क्या राजा राम मोहन राय को कोई समस्या थी क्या? नहीं थी समस्या। तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं। प्रेमचंद तो इस स्थिति में नहीं थे कि भाई बहुत ज्यादा वो घीसू माधव की चर्चा करें। एक औसत परिवार से गांधी जी को क्या चिंता थी? अच्छी भली प्रैक्टिस चलती, अच्छी भली नहीं चलती तो औसत ही चलती। क्या मतलब था? भगत सिंह को क्या मतलब था? नहीं, तो इसका मतलब है कि हमको किसी भी लोकोक्ति पर क्या करना है, एक तो उसका, हाँ, सरल अर्थ जानना है, विशेष अर्थ जानना है, उसके औसत सत्य को जानना है, उस सत्य के कुछ दूसरे पहलू हैं उसको जानना है, उसको फिर इतिहास के संदर्भों से जोड़ना है, अलग अलग संदर्भों से जोड़ करके रोचक बनाते हुए, भाषा अच्छी रखते हुए एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है कि जो परीक्षक है हमारी कॉपी से क्या करे, कुछ सीख के जाए। अच्छा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जैसे ही आपने सिखा दिया परीक्षक को, कॉपी जांचने वाले को, तो वो तो अंक देने के लिए ही बैठा है। तो 70 भी दे, 75 भी दे, यानी एक अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। यानी 120 से लेकर के 120 से लेकर के 220 तक बहुत वेरिएशन। तो इसी वेरिएशन में हम लोग एक एक करके चीजों को समझेंगे। ठीक। अच्छा राजा वो होता है, या व्यक्ति अच्छा वो होता है, या राजा अच्छा वो होता है, या कोई भी ABCD कोई भी, है ना, कोई भी व्यक्ति सलाह सबकी ले, अनेक सलाह। गांधी जी कहा करते थे कि हम सब खिड़कियां खुला रखें, आने तो दीजिए विचार। फिर आप अंतःकरण से सोचिए कि इसमें कौन सी सलाह अच्छी है। आपको ही देने वाले बहुत सारे लोग होंगे। कई लोग सलाह देते होंगे कि भाई कब से लगे, इससे अच्छा बिजनेस कर लो। नहीं, किसी ने सलाह दिया होगा कि नहीं जी, तो 7वें अटेम्प्ट में मैंने देखा है एक को होते हुए। अब आपके सामने कई सलाह आएंगे, लेकिन किस सलाह को हम माने ये कौन? आप अपनी परिस्थिति, अपना समय, अपना मेहनत, अपनी क्षमता को देखते हुए आप सलाह लेंगे। नहीं, आपको किसी से कुछ झगड़ा हो गया, कई लोग सलाह देंगे एकदम आन की बात, इतना बेइज्जती हम तो नहीं सहते। अब आपका 2 महीने के बाद मुख्य परीक्षा है, कोई व्यक्ति आपको क्या कह रहा है, कैसा गिरा हुआ आदमी हो, हम तो नहीं सहते। अब लग गए आप उसके, 2 महीने के बाद फिर क्या है, मुख्य परीक्षा है, आप लग गए उसके फेरे में, तो कोई क्या कहेगा, हंस का मंत्री? नहीं। तो जीवन में कई सारे ऐसे प्रसंग होंगे जिसमें अच्छे बुरे सलाह सब मिलते रहते हैं, और सब परिस्थिति अनुसार सत्य होते हैं, व्यक्ति के अनुसार सत्य होते हैं। नहीं, तो हम लोग एक एक करके कुछ देखते हैं लोकोक्तियों को, फिर समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग करीब करीब 300 लोकोक्तियों पर चर्चा करेंगे।